एक बहुत मशहूर कहावत है कि आपके शब्द नहीं बल्कि आपके काम आपकी पहचान बताते हैं। और आज हमारी गहन चर्चा भारत की तंबाकू नीति पर है, जहां कथनी और करनी के बीच एक बहुत गहरा एक विरोधाभास दिखता है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और भारत की सार्वजनिक नीतियों को समझने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए है। आज का हमारा स्रोत है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख, और विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ भारत सरकार अपने ही नागरिकों को तंबाकू से बचाने के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है, और काफी कामयाब लड़ाई लड़ रही है। हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू निर्यातकों में से एक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए इसी के परतों को खोलते हैं। तो पहले सकारात्मक पहलू से ही शुरू करते हैं। हाँ, मुझे लगता है वो जरूरी है। भारत ने देश में तंबाकू की खपत को कम करने में खासकर युवाओं के बीच वाकई में काफी सफलता हासिल की है। बिल्कुल, और इसके आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। 2019 का जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है GYTS4, वो बताता है कि 13 से 15 साल के किशोरों में ई सिगरेट का इस्तेमाल सिर्फ 2.8% था। सिर्फ 2.8%? ये तो कई विकसित देशों से भी बहुत कम है। बहुत कम। और सरकार ने इसी को देखते हुए बहुत तेजी से काम किया। अच्छा। उसी साल सरकार ने ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया ताकि युवाओं को निकोटीन की एक नई लत से बचाया जा सके। समस्या बनने से पहले ही उसे रोक दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है। अगर हम वयस्कों को देखें तो 2016-17 के GATS2 आंकड़ों के अनुसार केवल 0.02% लोग ही ई सिगरेट का इस्तेमाल करते थे। और पारंपरिक तंबाकू के सेवन का क्या है, जैसे सिगरेट या बीड़ी? वहां भी एक बहुत ही सकारात्मक ट्रेंड है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़े लगातार दिखाते हैं कि पिछले 2 दशकों में 15 से 49 आयु वर्ग में तंबाकू का सेवन लगातार कम हुआ है। तो इस सफलता के पीछे कौन सी नीतियां थीं? ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी बहुआयामी रणनीति थी। अच्छा, तो कई मोर्चों पर एक साथ काम किया गया। हाँ, सबसे पहले तो शैक्षिक पहल, स्कूली पाठ्यक्रम में ही तंबाकू विरोधी सामग्री को शामिल किया गया। जड़ों पर काम किया गया एक तरह से। सही कहा। फिर थे बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान। हाँ, वो तो हम सब ने देखे हैं फिल्मों से पहले, या पैकेट पर जो तस्वीरें होती हैं। बिल्कुल, उन सब ने लोगों के मनोविज्ञान पर बहुत असर डाला। फिर आए सख्त नियम, जैसे बच्चों तक तंबाकू की पहुंच को मुश्किल बनाने के लिए बिक्री और प्रचार पर कड़े नियम लागू किए गए। और शायद सबसे बड़ा असर आर्थिक उपायों का हुआ होगा, टैक्स बढ़ाने का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सबसे प्रभावी हथियारों में से एक रहा है। हाल ही में सरकार ने सिगरेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, और साथ ही तंबाकू को 40% के सबसे ऊंचे GST स्लैब में रखा है। तो इसका असल मकसद क्या है? क्या इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के करीब आ रहे हैं हम? हाँ, लक्ष्य वही है। WHO का बेंचमार्क है कि तंबाकू पर कुल टैक्स लगभग 75% होना चाहिए, और भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है। सिद्धांत बहुत सीधा है, जब चीजें महंगी होती है तो लोग उनका इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो यहाँ तक की कहानी तो बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक लगती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक मिसाल कायम कर रहा है। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। और यहीं से इस पूरी नीति का विरोधाभास शुरू होता है। वो कैसे? जब स्वास्थ्य मंत्रालय तंबाकू के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है, तो सरकार का ही एक दूसरा हिस्सा इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सरकार का एक हिस्सा किसी चीज को बढ़ावा कैसे दे सकता है जिसे दूसरा हिस्सा खत्म करने की कोशिश कर रहा है? यही तो इस विरोधाभास का केंद्र है। भारत का तंबाकू बोर्ड, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक अर्ध सरकारी एजेंसी है। अच्छा। उसका एक स्पष्ट और लिखा हुआ उद्देश्य है निर्यात संवर्धन, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये बोर्ड करता क्या असल में? ये बोर्ड फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया यानी FCV तंबाकू के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो सिगरेट में इस्तेमाल होती है। यह इसकी खेती के लिए सब्सिडी देता है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की गतिविधि करता है। और क्या वे इसमें सफल रहे हैं? बेहद सफल।
स्रोत का डेटा दिखाता है कि हाल के वर्षों में तंबाकू के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसे एक सफलता के तौर पर देखता है। बिल्कुल, वो तो बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और निर्यातक है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब सरकार का एक मंत्रालय टैक्स लगाकर लोगों को सिगरेट पीने से रोक रहा है और दूसरा मंत्रालय किसानों को सब्सिडी देकर सिगरेट बनाने वाला कच्चा माल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आपने एकदम सटीक विश्लेषण किया है। और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 से 2023-24 के बीच, मतलब सिर्फ 4 सालों में निर्यात में 87% की वृद्धि हुई है। 87%? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और सरकार इसका श्रेय किसे दे रही है? प्रभावी सरकारी नीतियों को। वाह, मतलब जिस चीज को स्वास्थ्य मंत्रालय एक राष्ट्रीय समस्या बता रहा है, उसे वाणिज्य मंत्रालय अपनी एक शानदार सफलता बता रहा है। यही तो नीतिगत खींचतान है। तो हमारे पास सरकार के 2 विभाग हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, किसानों को दूसरी फसलों की ओर मोड़ने की कोशिशों का क्या हुआ? वो फसल विविधीकरण की बात। वो एक घोषित लक्ष्य जरूर रहा है। मतलब कागज पर तो सब कुछ है। तंबाकू बोर्ड खुद कहता है कि वो तंबाकू की खेती को धीरे धीरे खत्म करना चाहता है। कृषि मंत्रालय के तहत एक फसल विविधीकरण कार्यक्रम भी है। लेकिन जमीनी हकीकत के आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। मुझे अंदाजा है आंकड़े मेल नहीं खाते होंगे। बिल्कुल नहीं खाते। दशकों से तंबाकू की खेती का रकबा यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है? नहीं। स्रोत में दिया गया चित्र 5 साफ दिखाता है कि वो लगभग स्थिर है। ये तो बहुत अजीब है। लेकिन हो सकता है कुल उत्पादन कम हुआ हो। यहीं पर विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है। रकबा तो स्थिर है, लेकिन देश में तंबाकू का कुल उत्पादन कम होने के बजाय असल में बढ़ रहा है। ये कैसे संभव है? अगर जमीन उतनी है तो पैदावार कैसे बढ़ रही है? विज्ञान और सरकारी नीतियों के कमाल से। एक तरफ विविधीकरण की बात होती है, तो दूसरी तरफ सरकारी समर्थन से तंबाकू की पैदावार यानी यील्ड पर हेक्टेयर को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 1960 के दशक के अंत में जो पैदावार लगभग 821 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, वो अब 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गई है। मतलब लगभग 3 गुना। हाँ, अब आप किसान के नजरिए से सोचिए। जब फसल इतनी ज्यादा लाभदायक हो, सरकार उसे बेहतर बनाने के लिए रिसर्च कर रही हो और निर्यात के लिए बाजार भी हो, तो किसानों से क्यों छोड़ेगा? सही बात है। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आर्थिक प्रोत्साहन घोषित इरादों पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हम अपने नागरिकों को बता रहे हैं कि तंबाकू जहर है, लेकिन हम इसे बाकी दुनिया को बेचने में खुश हैं। और यहीं पर एक बहुत गंभीर नैतिक सवाल खड़ा होता है, खासकर जब हम इसे वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से देखते हैं। पूरी दुनिया एक परिवार है। हाँ, एक देश जो दुनिया के फार्मेसी बनकर वैश्विक स्वास्थ्य का लीडर बनना चाहता है, वो एक ऐसे उत्पाद का प्रमुख निर्यातक कैसे हो सकता है जिससे कैंसर होता है? ये तो वैश्विक मंच पर भारत की छवि में एक सीधा विरोधाभास है। हाँ, नैतिक मुद्दा सिर्फ तंबाकू बेचने का नहीं है, बल्कि नीति और वैश्विक रुख में इस असंगति का है। आप एक ही समय में एक मरहम लगाने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले की भूमिका नहीं निभा सकते। तो फिर इसका समाधान क्या है? भारत इस विरोधाभास को कैसे सुलझा सकता है? स्रोत कुछ बहुत स्पष्ट सिफारिशें देता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी ने तो तंबाकू बोर्ड और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का सुझाव दिया है। खत्म करने का? हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है। क्या ये संभव भी है? शायद तुरंत नहीं। इसीलिए एक अधिक व्यवहारिक पहला कदम मंत्रालयों के बीच बैठकर लक्ष्यों को एक सीध में लाना हो सकता है। एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति बनाना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है तंबाकू बोर्ड के उद्देश्य को बदलना। वो कैसे? उसका मुख्य ध्यान निर्यात बढ़ाने से हटाकर किसानों के लिए एक यथार्थवादी और बड़े पैमाने पर लागू की जा सकने वाली संक्रमण योजना मतलब ट्रांजिशन प्लान बनाने पर होना चाहिए। मतलब बोर्ड को खत्म करने के बजाय उसके काम करने का तरीका और मकसद ही बदल दिया जाए। हाँ, उससे एक प्रमोटर से एक ट्रांजिशन फैसिलिटेटर बना दिया जाए। यह बदलाव भारत को अपनी पहचान में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे वो दुनिया का तंबाकू फार्म बनने से इनकार करके सही मायने में दुनिया की फार्मेसी की भूमिका निभा सकेगा। तो आगे का रास्ता साफ है, नीतिगत सामंजस्य।
घरेलू स्वास्थ्य लक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के साथ मिलाना। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करना कि सरकार का एक हाथ ये जाने कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है और दोनों एक सुसंगत राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और ये हमें विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल के साथ छुड़ जाता है। अगर किसी देश की नीतियां उसके मूल्यों का प्रतिबिंब होती हैं, तो तंबाकू नीति में ये गहरा विरोधाभास वैश्विक मंच पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? क्या आर्थिक हितों और नैतिक नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना संभव है, या हमेशा एक को दूसरे के लिए रास्ता देना होगा? ये चर्चा यूपीएससी अभ्यर्थियों और सार्वजनिक नीति में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए थी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई और प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगली गहन चर्चा में आपसे फिर मिलेंगे।